नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के कलाकार हैं कपिल नेगी जी। कपिल नेगी जी डांसर हैं, गाना भी गाते हैं और इनका जो एक एडवांटेज है जो इन्होंने पिछले लॉकडाउन में किया है, तकरीबन 350 इंटरव्यू करे हैं उत्तराखंड के कलाकारों के साथ। आइए उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भंडारी जी। आपने आज अपने जो आप उत्तराखंड के कलाकारों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आगे ला रहे हैं और तमाम एपिसोड हमने आपके देखे कि आप अपने यूथ कलाकारों को आगे ला रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। उनसे जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, एक मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे कलाकारों को आगे ला रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो कपिल जी, हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि आपका ये रुझान जो है, ये कला के प्रति जो रुझान है, ये कैसे हुआ और क्या क्या आपने शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? बिल्कुल भंडारी जी, ये तो काफ़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली मैं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल नौटी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम है कनोट। तो संस्कृति का माहौल और गीत गानों का माहौल पहले से घर पे था और गांव में भी हमारे इलाके में जो हमारे नंदा देवी के गीत वगैरह, और हर एक क्षेत्र में हमारा जो नौटी गांव है उसमें भी मेले लगते हैं, जो उसमें भी गीत गाने चलते रहते थे। स्कूल में भी पार्टिसिपेट करता था मैं। लेकिन अब डांसिंग की और एक्टिंग की बात करें तो ये रुझान नहीं था मेरा। सिंगिंग में ही पहले से रुझान था। अच्छा। लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पाया, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, गांव में रामलीला होती थी तो रामलीला में मैंने 3 साल लक्ष्मण का रोल किया था, 4 साल मैंने हनुमान का किरदार निभाया था। उसके बाद अभी हमारा जो सबसे बड़ा मेला लगता है गौचर मेला, उसमें मुझे एक बार लक्ष्मण का किरदार निभाने का मौका मिला था रामलीला में। तो उसके बाद पढ़ाई भी चलती रही, लेकिन गांव में ऐसा माहौल नहीं था कि जहाँ से थोड़ा सा पुश हो सके, आगे बढ़ सकें। तो जॉब के लिए बाहर निकले, जब 2011-12 की बात है, जब मैं दिल्ली आया था तो ऐसा कुछ मिला नहीं। तो संगम बिहार में पहली बार एक जागरण हो रहा था, तो वहाँ पे जागरण में मैं गया। वहाँ पे अकेला था, किसी को जानता नहीं था मैं। तो वहाँ पे आए थे उत्तराखंड के कलाकार, जो हमारे पन्नू गोसाई जी आए थे, मुकेश कट्ठे जी आए थे, काफ़ी लोग आए थे। तो मैं बस देख रहा था प्रोग्राम को, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। माता रानी का जागरण था। तो वहाँ उस माता रानी के चौकी में मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मुझे जाना है स्टेज में, इस स्टेज में मुझे जाना है तो जाना है। तो फिर होते करते फेसबुक पे छानबीन करके मुझे भगवत मन्नाल जी और राहुल भट्ट जी मिले। उनसे फेसबुक से चैट करके उनसे डिस्कस किया कि आप लोगों का ग्रुप है, मुझे भी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो, क्योंकि एक स्टेज परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना आसान है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही मेरी बात हुई राहुल भट्ट जी से और भगवत मन्नाल जी से। तो उन्होंने मुझे बोला, एक ही चांस में उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक है, आप विनोद नगर आइए। उनका जागरण था वहाँ पे, मंगलेश डंगवाल जी का जागरण था। तो ये बहुत लंबी कहानी है भंडारी जी। तो मैं पहुँचा वहाँ पे, ये 2014 की बात है। तो अलका अपार्टमेंट में मैं पहुँचा वहाँ पे रात को 8 बजे। प्रोग्राम था 10 बजे, लेकिन खुशी इतनी थी कि मुझे पहुँचना है आज। मैं 8 बजे पहुँच गया यहाँ पे। तो भगवत मन्नाल जी, जो उत्तराखंड पर्वतीय कला संगम दिल्ली के डायरेक्टर हैं, और वो 20-22 साल से अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करते हो आप? मैंने कहा, करता तो कुछ नहीं हो। डांसिंग नहीं किया है कभी, नहीं किया है। तो फिर बोले, मैंने कहा कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है। तो फर्स्ट डे ही उन्होंने मेरे को मंच पे चढ़ा दिया, और मंगलेश डंगवाल जी का। तो वो फर्स्ट डे जो जागरण था, उस दिन से और आज तक फिर मैं इस ग्रुप के साथ भी जुड़ा हूँ और अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि जब आपने, जैसे आपने बताया कि आप अपने वहाँ से गढ़वाल से इधर आए, दिल्ली आए, दिल्ली में आके आपको आपका जो स्ट्रगल टाइम था, या जो कह सकते हैं अपने सर्वाइव के लिए आप कर रहे थे, बट आपके अंदर का जो कलाकार था वो कहीं ना कहीं जीवित था। उस कलाकार को एक जो, या कहेंगे एक जान दिया, इस कलाकार को एक जो मंच दिया, वो भगवत मन्नाल जी ने दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आपका ये जो सफ़र था, ये आगे कैसे बढ़ा? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि भगवत मन्नाल जी ने जब स्टेज पे मुझे बुलाया, तो स्टेज प्रोग्राम करते गए। तो जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते थे, अलग अलग कलाकार आते थे, अलग अलग सिंगर आते, डांसर आते, एंकर आते हैं। तो उनसे कुछ ना कुछ मैं सीखता था। मैं ये नहीं चाहता था कि अगर मैं डांसिंग के लिए गया हूँ तो मैं इसी पे फोकस करूँ। मैं देखता था कि एंकरिंग वाला किस तरह से बात कर रहा है, उनका जो सिंगिंग कर रहा है, किस तरह के गाने वो गा रहे हैं, स्टेज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एक माइक पकड़ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा था तो मुझे वो माइक भी 5 किलो का लगा था, यूँ हिल गया था मेरा हाथ। क्योंकि स्टेज, अभी जैसे हमने बताया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक अंदर है, आप सिंगल हो, जो मर्जी गाओ,
लेकिन लाइव परफॉर्मेंस एक बार में जो गा लिया तो गा लिया, वन टेक है, वन टेक है। तो ऐसे करके मैं देखता गया। लेकिन फिर मुझे एक बार संगम बिहार में मैंने भैया से कहा था कि मुझे डांसिंग नहीं करना है, मुझे सिंगिंग में ही जाना है। उन्होंने मुझे फिर सिंगिंग का भी मंच दिया। ये 2016 की बात है, मुझे सिंगिंग का भी मंच दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत घबराहट थी। गाना गाया मैंने, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक मंच पे मैं समा कैसे बांध सकूं, मैं पब्लिक को कैसे कैच कर सकूं, पब्लिक के बीच में मुझे कैसे जाना है, क्या बोलना है, क्या शब्द बोलना है। क्योंकि हम पहाड़ी, मैंने देखा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी हम लोग रहते हैं, काफ़ी लोग नॉर्मली, बहुत कम लोग पहाड़ी प्रॉपर बोलते होंगे। मैं तो खैर मेरी पैदाइश वहीं की है और मैं 24-25 साल गाँव में ही रहा हूँ। अभी जॉब के लिए बाहर आया हूँ, तो मैं पूरी पहाड़ी बोलता हूँ। तो धीरे धीरे करके सीखता गया, रुझान बढ़ता गया। फिर जब पब्लिक के बीच में रहे, हर प्रोग्राम, जैसे उतरने मकरने हमारे प्रोग्राम होते थे, तो हर प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया उससे। जैसे अब फिर हमारे क्षेत्र में क्या है कि हमारा फोक थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। हमारे चमोली का जो फोक है वो आपने शायद देखा भी होगा, आपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कही कि जो हमारा, चाहे हमारा रहन सहन हो या पहनावा हो, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है चमोली का। और हमारा जो फोक है वो अलग है। जैसे चांचड़ी हो गया, ये सब हमारे यहाँ पे, झुमेलो हो गया, सब गाया जाता है। अभी भी हमारे जो नंदा कौतिक होते हैं, पैरो गीत से लेकर के चांचड़ी, झुमेलो, ये सारा गाया जाता है अभी भी। तो रुझान था, दादा दादी लोग गाँव में मांगल गीत गाते थे, देवी पूजन होता है, हर प्रकार के मांगल गाते थे। तो वो रुझान था। अभी भी मैं गांव जाता हूँ तो मेरे जो, अगर मैं 10 दिन की छुट्टी जाता हूँ, उसमें से मेरे 7 दिन गांव के बुजुर्गों के साथ बीतता है। कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश था। भले हमारा उत्तराखंड में इतनी हमारी जो संस्कृति है ना, हम परिपूर्ण तो कभी नहीं हो पाएंगे इससे, लेकिन हाँ, सीखने की जो ललक है वो बढ़ती जाती है जी। सीखते रहना चाहिए इंसान को हमेशा। बिल्कुल। तो मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल ये पूछूंगा कि जब, जैसे आपने बोला कि मैं डांस से फिर सिंगिंग में चला गया जी। तो सिंगिंग से फिर एंकरिंग पे कैसे आए आप? मुझे पता है आप बहुत अच्छे एंकर भी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, पिछले साल लॉकडाउन लगा था, जिस टाइम पे कि मतलब सब सुनसान था, और वही हमारा प्रोग्राम का सीज़न था, मार्च से स्टार्ट। तो सब कुछ बंद हो गया था। तो काफ़ी फेसबुक पे हमने देखा कि हर कोई लोग सिंगर्स को आगे ला रहे थे। हर किसी के पेज पे आए दिन कोई ना कोई सिंगर लाइव रहता था। लेकिन जो हमारे डांसर्स थे, जो हमारे एक्टर थे, वो लोग कभी भी लाइव नहीं आते थे, क्योंकि हर किसी को ये लगता था कि शायद वो डांसर लाइव आके क्या करेगा, डांस तो करेगा नहीं। तो भगवत मन्नाल जी, राहुल भट्ट जी, हम सबका डिस्कस हुआ था मुकेश बिरसे का कि यार हम कुछ ऐसा करें, कुछ डिफरेंट हो जाए। अब उन्होंने कहा था कि पेज से लाइव आना है और इंटरव्यू करना है सारे कलाकारों के साथ। पहले हम डांसर से स्टार्ट करेंगे, डांसर एक्टर से, फिर धीरे धीरे सिंगर, म्यूजिशियन। ये अब ये एंकरिंग करेगा कौन, क्योंकि उस टाइम तक भगवत मन्नाल जी को भी ये पता नहीं था कि ये कर पाएगा, और मुझे भी नहीं था पता। तो मैंने कह दिया हाँ मैं कर लूँगा। फर्स्ट डे में लाइव आया, सेकंड आया। तो जब 10-20 एपिसोड मेरे पूरे हो गए थे, फिर 100 पे पहुंच गया, 200 पे पहुंच गया, तो फिर लगा कि हाँ मैं कर लूँगा एंकरिंग। तो धीरे धीरे मतलब मुझे सोशल मीडिया पे भी मतलब काफ़ी सारे लोगों का अप्रिशिएट मिला कि हाँ यार अच्छा है, एंकरिंग अच्छी कर रहा है। और फिर मैं प्रॉपर पहाड़ी थी उस टाइम पे। हिंदी में मेरा कोई भी एक भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा 300 में से कि जिसमें मैंने हिंदी में एंकरिंग की हो। पूरी पहाड़ी, हाँ, पहाड़ी लैंग्वेज में मैंने इंटरव्यू लिए थे। इंटरव्यू क्या था हमारे कि हमारे जो कलाकार हैं उनकी आप बीती। अच्छा। क्योंकि एक कलाकार को हम यूट्यूब पे देख रहे हैं सामने, लेकिन उसके पीछे उनके कितना मतलब संघर्ष है वो कोई नहीं जानता है कि कहाँ से वो उठा है, क्या हुआ है। और स्टेज में देखा होगा आपने कि हमारे इंडस्ट्री में कि सिंगर को थोड़ा सा ज़्यादा वो मिलती है, एज मिलती है थोड़ी सी। तो हम लोग जैसे डांस करते हैं, मैं खुद स्टेज प्रोग्राम करता हूँ, हमारे म्यूजिशियन पीछे जो बिल्कुल थक जाते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं भी आगे नहीं आता है, सिंगर आगे आता है। हम लोग, सिंगर अपना एक गाना गाएगा, एक प्रोग्राम में कम से कम 6 से 7 सिंगर होते हैं, लेकिन डांसर को हर सिंगर के गाने पे परफॉर्मेंस करना है। सिंगर तो अपना 1 या 2 गाने गाएगा, लेकिन हमें तो अगर 2-2 गाने भी गाएंगे तो 7 दिन 14 परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन फिर भी फेस आगे नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ सोच करके हम लोगों ने सोचा कि हम अपने डांसर्स और एक्टर जितने भी लोग हैं सबको आगे लाएं, इस इंटरव्यू के माध्यम से पब्लिक को ये पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये भी कलाकार हैं और इनके ऊपर भी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या। बहुत ही अच्छी बात है ये। आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा प्रयास भी यही है कि मैं अब लोगों तक आप जैसे कलाकारों का जो संघर्ष है या जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो लोगों तक पता चलनी चाहिए, या लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि जब भी यूट्यूब पे या किसी गाने में आपको देखता है कलाकार, या पब्लिक आपको देखती है कलाकार 2 मिनट आता है उस पर और चला जाता है, पर उस 2 मिनट के पीछे उसका 20 साल का, 10 साल का और जो कई सालों का संघर्ष होता है, वो संघर्ष लोगों के बीच आना चाहिए। कपिल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगा, जो आपने वो 350 इंटरव्यू करीब आप बताते हैं करे हैं, तो उसमें कोई यादगार
पल हो ऐसा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, उसमें एक्चुअली मेरी उसमें बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हुई थी उस इंटरव्यू में, कि जिन कलाकारों से मतलब बाई फेस में भले अभी भी ना मिला हूँ, लेकिन उनसे बात करने का मौका मिला। जैसे अभी काफ़ी कलाकार ऐसे कि जिनके साथ तो हम लगातार स्टेज प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी आर्टिस्ट हैं हमारे जो उत्तराखंड के बड़े, अभी उत्तराखंड के जो हमारे सुपरस्टार हैं पन्नू गोसाई जी, उनसे भी हमारा डिस्कस हुआ था लाइव में कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ अभी आज तक भी वो अभी अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। समाज सेवी लोगों के से भी मेरा डिस्कस हुआ था, जैसे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उदय ममगा राठी जी हो गए, अजय रावत जी, उमेश रावत जी, इन सब से मेरा डिस्कस हुआ था। लेकिन इन एपिसोडों में क्या था कि डिफरेंट जो हमारे उस दौर के जो कलाकार थे, जो सीडी और एल्बम के कलाकार थे, अब हम उस दौर के कलाकार हैं यूट्यूब के, लेकिन उस टाइम पे जबकि हमारा उत्तराखंड टेक्निकली बहुत पीछे था, उत्तराखंड क्या पूरा इंडिया ही टेक्निकली बहुत पीछे था, लेकिन उत्तराखंड फिर कुछ ज़्यादा ही था। जब ट्रॉलियों में शूटिंग होती है, आज तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक टेक नहीं, दो टेक नहीं, 1000 1200 जितना करना है जब मर्जी वो करो। लेकिन उस टाइम पे टेक्निकली हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे था, और वो कलाकार, ये चीज़ वहाँ से सीखने को मुझे उन कलाकारों से बहुत अच्छी मिली। और मैंने अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी ये चीज़ें बताई मैंने, और मुझे वो चीज़ें हमेशा याद रहती है कि जो कलाकार जो उस टाइम पे जिन्होंने काम किया है ना, वाकई में वो मेहनत थी और वो काम था और वो हमारी संस्कृति थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आज की डेट में जो मैं भी अगर काम कर रहा हूँ या कोई सेकंड पर्सन भी काम कर रहा है, तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है अभी भी, जो चीज़ उस टाइम के कलाकारों के अंदर देखने को मिलती थी। अब तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेते हैं। बिल्कुल, अब तो 5 लोगों में पूरा गाना शूट हो जाता है। उस टाइम पे 5 लोग, कैमरामैन, असिस्टेंट, लाइट वाला, ये वाला, बहुत सारे लोग होते थे। एक टीम वर्क होता था, और सारे फोक गाने देखने को मिलते थे। अभी आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट जो गाना था सिर्फ एक जंगल दिखता है, हरियाली चाहिए। लेकिन जो हमारे गांव के जो खेत हैं, जो घर हैं, जो पहले के गानों में आप देखिए, आदरणीय गणतन नैन सिंह नेगी जी के गाने देखिए, प्रीतम भरतवाण जी के गाने देखिए, मतलब फोक सॉन्ग में, मतलब उस गाने को, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा गाना है, जिस तरह के जो गाने के बोल हैं, उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट है पूरा। कलाकार भी सेलेक्ट होता है कि इस गाने में यही कलाकार सेलेक्ट है, यही कलाकार कर पाएगा। लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है। आजकल ये है कि ठीक है, आप आ रहे हो तो ठीक है, पैसे पे काम है। 10,000 5,000 में कोई भी एक्टर बन जाता है। मुझे भी खुद सबसे पहला ऑफर मुझे भी यही आया था जब मैं इंडस्ट्री में यहाँ पे आया था 2011 के बाद। तो मुझे सबसे पहले बंदे ने यह बोलता कि भाई आपको मैं ऊपर उठा दूंगा, आपको स्टेज भी दूंगा, और आप 10,000 रुपये दो। और मैं देने के लिए रेडी भी था। मैंने अपने सिस्टर से ले भी लिए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरा शौक है, ले ले, 10,000 रुपये दे दे। फिर मुझे राहुल भट्ट जी ने वो सलाह दी थी कि भाई दे 10,000 रुपये, लेकिन फिर हमेशा पैसे देते रहो। बोला अगर तेरे अंदर टैलेंट होगा तो फिर तो लोग पूछेंगे, तो खुद ब खुद ही आगे आएगा। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब बोला भी था कई बार कि आप 5 ही दे दो, 6 ही दे दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा एल्बम। आज भी नहीं किया मैंने एल्बम, मुश्किल से 2-3 एल्बम किए मैंने, और मुझे एल्बम से कोई मतलब भी नहीं है कि मैं करूँ ही करूँ। देखो अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा, मैं कर पाऊंगा, तो पब्लिक मुझे बोलेगी, पब्लिक मुझे बुलाएगी। लेकिन मैं पैसे कब तक देते रहूँगा? बिल्कुल सही बात है। सही बोला कपिल जी, आपने ये बात तो लाख टके की बोली है कि अगर आपके अंदर कला है, वो अगर प्रतिभा है, तो प्रतिभा अपने आप बाहर आएगी। पैसे के बल पे 1 एल्बम कर लोगे, 2 एल्बम कर लोगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि पैसे के बल पे कितना आगे जाते जाओगे। ये बिल्कुल सही बात है। कपिल जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी आपके एक्सपीरियंस भी पता चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ आज की अब आ रहा है, उत्तराखंड का यूथ जो आ रहा है इस इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में, म्यूज़िक में और संगीत में जो भी है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा भंडारी जी। देखिए, मैं इसमें एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, और ये सवाल शायद बहुत सारे लोगों ने भी इसका आंसर दिए होंगे इस टाइप के, कि किस टाइप से आप देख रहे हो। हमारे जो साथी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, और हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। डांसिंग सिंगिंग में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड के पास टैलेंट है, कूट के भरा पड़ा है। लेकिन अगर संस्कृति की बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम संस्कृति की बात लेकर आते हैं, तो जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, जिसको कि हमें जीवित रखना है, तो पौराणिक संस्कृति हमें आज की डेट में बहुत कम देखने को मिलती है। जो हमारे साथी कलाकार काम कर रहे हैं, वेस्टर्न और फोक को जोड़ के काम कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं। कहीं वो ठीक भी है, कहीं बेकार भी है। ये मेरा मानना है, मुझे जो लगता है। क्योंकि अगर एक जागर हम गा रहे हैं, तो उस जागर को हमें डोर थाकुला ही चाहिए होगा, हुड़का ही चाहिए होगा। उसको हम बैंड में नहीं निकाल सकते ना। वो देवी देवता हमारे बैंड में नहीं आएंगे, तो क्यों हम उसको बैंड पैटर्न दें?
सही, बिल्कुल सही। ये मेरा मानना है। ये मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरा ये मानना है कि हम उस जागर को हम बैंड में नहीं गा सकते हैं ना, नहीं बजा सकते हैं, वो हमारे देवता आएंगे ही नहीं। फोक डांस की अगर हम वही बात करते हैं कि जो मेरे साथी लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे, अभी मतलब बहुत जितने भी कलाकार हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने गाने को जो तोड़ मरोड़ के जो फिर उसको एक फ्यूज़न बना करके उसको गा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं सही है मेरे हिसाब से। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा हमारा जो यूथ है, हम लोग पुराने गाने पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उस बीट में पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? उस रिदम में हम क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं उसको? ये गलती हमारी है ना। यूथ भी हम ही हैं, यूथ भी हम ही, सही कह रहे हो आप। और हमें पुराने झोड़े चांचड़ झुमेलो भी पसंद है, लेकिन हमें उस म्यूजिक में पसंद नहीं है। तो उस म्यूजिक में क्या कमी है? हम उसी म्यूजिक को तो फास्ट कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम उसमें जैम्बो बजाना है, हुड का वो दूसरा चीज़ देना है, बैंड देना है। जो गाना अगर हमारा ढोल दमाओं में है तो उसमें अगर बीट हल्की होगी तो ढोल दमाओं की बीट भी तो फास्ट हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, टेक्निकल चीज़ें ये तो हो सकती है ना, ये हो सकता है। तो क्यों ना हम उसी चीज़ को आगे लाएं जिससे कि हमारे जो छोटे भाई बहन लोग हैं ना उनको ये पता चलेगा कि हाँ ये ढोल दमाऊ है क्या, हमारे जो कॉस्ट्यूम है हमारे उत्तराखंड की वो कॉस्ट्यूम है क्या, है ना। तो ये सब चीज़ें पता चलती है, वो चीज़ें तो साथी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डांसर देखो बहुत अच्छे से आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, एक्टर बहुत अच्छे यूथ अभी आप ये फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब पता चलता है कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या नहीं हो रहा है, कौन कलाकार आगे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन मेरा यही कहना है अपने साथी लोगों से, मेरा यही कहना है कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे लोकगीत लोक नृत्य हैं, उसको आप ना भूलें। कहीं भी रहें उस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। आज भी नेगी जी के गाने हैं, प्रीतम भरतवाण जी के गाने हैं, जो भी हैं पुराने गाने, हम कितना भी तोड़ मरोड़ के आप उसको कितना भी बना लो, ओरिजिनल ही होता है, ओरिजिनल है ना। जो गाना था वो है और रहेगा हमेशा, आप कितना भी बना लो उसको। तो फिर एक हिसाब से वो हम कुछ दिन तक तो हम चल जाएंगे, लेकिन एक टाइम फिर हमें फिर वहीं आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, वो इससे। तो ये चीज़ें हैं। कपिल जी, आपने बहुत, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छी बातें कही कि भाई ओरिजिनल होता है, और ओरिजिनल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जो चैता की चैताली है, चंद्र सिंह राही जी ने जो ये गाया था, वो अब आज कितने सालों के बाद फिर दोबारा यही गाना आया और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना कीमती समय आपने मुझे दिया। धन्यवाद उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भंडारी जी, आप यूं ही अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के लिए काम करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा तो धन्य भाग्य है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग अपने, जबकि आप लोग दिल्ली उत्तराखंड से दिल्ली में रह रहे हैं, कोई मुंबई पंजाब में रह रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं से अपने उत्तराखंडी कलाकारों के साथ, अपने उत्तराखंडी संस्कृति के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप यूं ही अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, और हमारे कलाकार, हम सभी साथी कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए यूं ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।